मैं मशहूर हूँ ऑनरेबल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जनाब बैरिस्टर जामिया जनून साहब का सूफिया से वक्त निकाल कर तशरीफ लाए और आप हमेशा प्रायोरिटी देते हैं बात को। तो आज का लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक पाकिस्तान पर है और बैरिस्टर साहब देंगे। आज की तकरीर का आज़ाद लाभ कुरान पाक से मैं रिक्वेस्ट करूँगा मुजाहिद सैन साहब से दावत भी फरमाएँ और नाम के शिशात भी फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन। अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। हर एक मौजे बला की राह में हाइल मदीना है। हर एक मौजे बला की राह में हाइल मदीना है। ज़माना धूप है मगर छाँव है बस एक बस्ती में। ज़माना धूप है मगर छाँव है बस एक बस्ती में। ये दुनिया जल के बुझ जाती मगर शामिल मदीना है। हर एक मौजे बला की राह में हाइल मदीना है। लेक्चर शुरू होने से पहले मैं दो रिक्वेस्ट आपको कि एक तो अपनी हाज़िरी इंश्योर कर लिया करें। किसी की भी अटेंडेंस अगर ना लगे तो जाने से पहले इंश्योर कर लें कि उसकी अटेंडेंस लग जाए, क्योंकि अगर किसी की भी अटेंडेंस रह गई तो इंटरव्यू नहीं होगा। और दूसरी मैं अगेन आज के ब्लैक टाई का इस्तेमाल ना करें, ग्रीन टाई का इस्तेमाल करें। ये वायलेशन है और एट दिस स्टेज वायलेशन किसी भी स्टेज पर नहीं, लेकिन एट दिस स्टेज तो पर्टिकुलरली नहीं करनी चाहिए। मैं
ये दोनों रिक्वेस्ट सर आप इसको मद्देनजर रखेंगे। आज लेक्चर जो है, क्योंकि ऑनरेबल एडवोकेट जनरल साहब जो हैं वो हमारे चेयरमैन भी हैं इस्लामाबाद बार काउंसिल के, तो हमारी सरपरस्त आला समझ लें। और मैंने जैसे पहले कहा है कि हमेशा बहुत मसरूफियत होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, लेकिन इसके बावजूद मैंने कल कॉल की थी और जनाब ने टाइम निकाल दिया। आप इनके लेक्चर से भरपूर इस्तेफादा करेंगे और आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब बैरिस्टर जहांगीर खान जदून, चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, तशरीफ लाएँ और लेक्चर का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको सेक्रेटरी साहब ने बताया है, मेरी भी जिम्मेदारी है बीइंग चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल के आपको जो ट्रेनिंग दी जाए या जो आप लेक्चर सुनते हैं वो एक बेहतर, उसको हम वी वुड लाइक टू इम्प्रूव, ठीक है। तो आप अपनी आखिर में या जिसका भी लेक्चर होता है सजेशन जो है सेक्रेटरी साहब को दें या मुझे डायरेक्टली आप दें कि इसके अंदर कोई कमी रह गई है हमारे एंड पे, और आपके एंड पे जो कमी होगी वो हम सेक्रेटरी साहब आपको बताते रहेंगे, बिकॉज सेक्रेटरी साहब जो हैं वो मैनेज करते हैं सारे काम। तो अगर आपको कोई मसला मसाइल हो तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू मी कि ये मसला है। अब जब मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे लेक्चर दिया था पहला, तो मैंने सारा इंग्लिश में दिया था, तो कुछ एक दो स्टूडेंट थे हमारे, वो कहते हैं सर अगर उर्दू में भी हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैं फिर अभी मैंने ट्राई किया है। एक तो आज टुडे इज़ अ लैंग्वेज का दिन है, इंटरनेशनल डे फॉर द लैंग्वेज। पूरी दुनिया के अंदर कहते हैं 7,000 ज़ुबानें बोली जाती हैं और पाकिस्तान के अंदर 74 लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। तो जो ऑडियंस होते हैं और जो बंदा एड्रेस करता होता है, सबसे बेहतर काम ये होता है कि आप हमारी बात को अंडरस्टैंड करें, चाहे लैंग्वेज जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड कि जी क्या कह रहे हैं। मेरा नुक्ता नज़र ये भी है कि आप क्योंकि वकील बन रहे हैं, यू आर वेलकम टू दिस प्रोफेशन, यू आर आल्सो वेलकम टू द इस्लामाबाद बार काउंसिल। तो आपको इंग्लिश भी अच्छी आनी चाहिए, आपको उर्दू भी अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज जो बैरियर होते हैं इनका बड़ा असर होता है आपके प्रोफेशन पे। तो आप ये ना समझे कि बस हमने उर्दू में ही काम करना है। आप दोनों जितने भी आप लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, उसको कोई बैरियर नहीं है। तो लैंग्वेज आपको जितनी अच्छी आएगी उसका आपको अपना फ़ायदा है। तो आज का जो टॉपिक है ये तो आपको अभी इनिशियल स्टेज में शायद इतना न लगे कि जी कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कोर्ट में ये करना है, लेकिन जब आप यूँ आप ग्रो करेंगे इस प्रोफेशन में, तो अल्टीमेटली व्हेन यू विल लैंड इन हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, तो फिर आपका वास्ता जो है ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन से पड़ेगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट्स हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है, इट इज़ द क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। और जो नीचे वाली कोर्ट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इट इज़ क्रिएटेड अंडर द लॉ, CPC या CRPC, ठीक है। तो अब मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, अब मैं आखिर में क्वेश्चन ही पूछूंगा, जो बंदे आखिर में है ना, तो वो ये ना हो पीछे आप सो जाएं। तो मेरा जो तरीका होता है वो क्वेश्चन आंसर बेस होता है। मैं जो पढ़ते मैं आपको बातचीत कर रहा हूँ, हो सकता है मैं किसी आखिर लड़के से उठा के पूछ लूँ कि जी मैंने अभी क्या कहा, या आप इस बारे में क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो आखिर में सोना नहीं है किसी ने, जहाँ पे समझ नहीं आया आप मुझे पूछ सकते हैं क्वेश्चन पे। तो आप जो दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिकली ये क्या है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट आपने सबने पढ़ा है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द स्टेट। अब जब दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी होती हैं, ठीक है, दो बंदे आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप क्या करते हैं कि हम दोनों सिग्नेटरी हैं इसके, और हम ये कॉन्ट्रैक्ट जो है फुलफिल करें। एक तरफ हम इंक्लूडिंग माई सेल्फ हम लोग हैं, और दूसरी तरफ जो स्टेट है वो है कि हमने स्टेट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि जो हमारा निज़ाम होगा, ये बार काउंसिल बनी है, एक स्टैट्यूट की तहत बनी है कि बार काउंसिल किस तरह चलेगी, कौन बंदे होंगे। अब आप यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं, या आप एक लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो भी कोई चीज़ बनती है तो उसके लिए एक लॉज बनते साथ ही। तो जब हमारा मुल्क बना तो उसको चलाने के लिए एक हमें दस्तूर चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था कि मुल्क कैसा होगा और इस मुल्क के रहने वाले लोग कैसा दस्तूर चाहते हैं, कैसा आइन चाहते हैं। लिखने की आपको जरूरत नहीं, आप सिर्फ तवज्जो से सुने, जो चीज़ें आपको समझ आ गई ठीक है ना, तो फिर इंशाल्लाह आप पढ़ भी सकते हैं। तो वो कैसा दस्तूर चाहते हैं। तो ये पाकिस्तान 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद बड़ा अरसा लग गया। 1956 में पहला
कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना। तो जो भी पाकिस्तान बना तो बहुत ज़्यादा मिसाइल थे पाकिस्तान के, समाजी माशी माइग्रेशन हो रही थी इंडिया से, लोग आ रहे थे यहाँ से, लोग उधर जा रहे थे। तो इस टाइम बहुत गुजर गया। फिर 1956 में हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना। 1956 से अब हम इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत हमारा मुल्क जो थोड़े बहुत मामला चलते रहे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1962 में बना, और जो हमारा तीसरा अभी जो चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन वो 1973 में बना। अब 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ बड़ी खाड़ पिछाड़ हुई, क्योंकि बाद में आपको पता है 1958 में जो मार्शल लॉ लगा, उसके बाद अब फिर ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ आ गया, फिर मुशर्रफ का जो है तकरीबन मार्शल लॉ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसको डिस्टॉर्ट किया गया, तोड़ा गया, कभी ये हटा दो, कभी एंड बैंस है, कभी सस्पेंड हो गया। तो हमें पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1973 का उस पर अमल दरामद नहीं हो सका, और अब भी जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल है वो नहीं हो रहा, उसके अंदर बेशुमार डेफिशिएंसीज हैं। अब हम जब लोगों ने कहा जी ये दस्तूर कैसा होना चाहिए, पाकिस्तान में बसने वाले लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं, कैसा दस्तूर हो, तो क्योंकि पाकिस्तान जो है 1947 में इस्लामिक मुल्क की दो कौमी नजरिए पे पूरा था कि हमारा एक ऐसा मुल्क हो जिसमें हम अपनी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजार सकें, ठीक है। तो हमें एक ऐसा आइन चाहिए था जो पाकिस्तान में बसने वाले, अब इस पाकिस्तान के अंदर बाकी लोग भी हैं, उनके भी तो हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो अब जब हम दस्तूर की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, नॉट इन पार्टिकुलर रिलीजन। इस्लाम की बात नहीं करें, दस्तूर सबके लिए है, चाहे वो कोई हिंदू क्रिश्चियन है, किसी भी कम्युनिटी से लगता है। इफ ही इज लिविंग इन पाकिस्तान, ही इज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वो दस्तूर उन सब के लिए, हमारे लिए है। उसमें हमें चाहते थे एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा मुआहदा हो लोगों और स्टेट के दरमियान। तो सबसे पहले हमने कहा कि मुमलिकत अपनी जो ताकत और अख्तियार है, स्टेट विल हैज पावर एंड अथॉरिटी विल यूज बाय द चोजन रिप्रेजेंटेटिव, जो आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं, अख्तियार उनके पास होगा। तो जो आप अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे, बिकॉज लोगों ने, यू आर द पीपल हु मेड ए कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, तो आपने पहला शर्त रखी कि जी हमारा जो हम गवर्न हमें करेंगे लोग, वो हमारे अपने लोग हों। अब ये तो नहीं कि बाहर इंग्लैंड से बंदा आके तो यहाँ पे कोई मिनिस्टर बन जाए या आके वहाँ पे जी आपको गवर्न करने शुरू करे। तो आपने कहा हमारे अपने चोजन जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो ही हमें गवर्न करेंगे, ठीक है, पहला। दूसरा हो गया उन लोगों को जो नुमाइंदे हमारे ना, वो पावर्स एंड अथॉरिटी जो एक्सरसाइज करेंगे वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चोजन रिप्रेजेंटेटिव। अब उसके अंदर कुछ असूल तय हुए कि अगले असूल क्या होंगे, किस तरह जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है गवर्न करेंगे, उसके अंदर बेसिक मोटी मोटी क्या क्या चीजें होंगी। तो पहली जो है वो डेमोक्रेसी, जमहूरियत होगी इस मुल्क के अंदर। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ये वाला 1973, इसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी होगी, जमहूरियत होगी। जमहूरियत के अंदर हमें आजादी होगी, हम आजाद होंगे कि हम जिसको चुनना चाहें चुन सके, हम जिसको अपना नुमाइंदा बनाना चाहें हम बना सकें, हम पे कोई कंपल्शन नहीं होगी। वी आर नॉट अंडर एनी कंपल्शन इलेक्ट दिस पार्टी या इलेक्ट दैट पार्टी, यू आर फ्री। जब ये वोटिंग होती है तो आप फ्री होते हैं। 18 साल से ऊपर जो बंदा अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता है, एडल्ट होता है, 21 के बाद आपकी वोटर लिस्ट में नाम आता है, तो फिर आप पे कोई इम्पोज नहीं कर सकता कि आप इसको। तो आपने एक कहा कि एक जमहूरियत होगी, एक हम आजादाना तौर पे किसी को इलेक्ट कर सकेंगे, आजादी होगी। फिर तीसरी बात यह कि वहां पे मुसावात होगी, इक्वलिटी होगी, ठीक है, हर एक को बराबर का राइट दिया जाएगा। अभी आप स्टूडेंट हैं, अंदर टाइम पे और डोंट डिस्टर्ब द क्लास। अभी कुंडी लगा दो, नोबडी इज अलाउड टू कम। तो वहां पे
अभी को देर आने से आपको अपना नुकसान होता है, डिस्टर्बिंग क्लास, मिस द लेक्चर, तो ट्राई टू कम इन टाइम। जो टाइम दिया उसके बाद फिर आप लेट आएंगे तो प्रॉब्लम होती है हमारे लिए भी, आपके लिए। उसमें मसवात होगी, इक्वालिटी होगी, उसके बाद उसके अंदर टॉलरेंस होगी, बर्दाश्त। ये बड़ी अहम चीजें हैं। आज हमारी सोसाइटी पोलराइज हो चुकी है, हमारे अंदर टॉलरेंस खत्म हो गई है। हम अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करते हैं तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता। एक होता है ना बाइस्ड क्रिटिसिज्म के, आप जानबूझ के किसी को खराब करना चाहते हैं, उसको तो चलो उसके डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन आप के अंदर जो आपको, अब हमने आपके लिए लेट ना है तो आप खफा ना हो, क्योंकि आपके अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए कि सही बात करें, ठीक है। आप ये ना माइंड करें कि ये बड़े सख्त हैं, ये करते हैं। तो ये आपके अंदर, अब इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, आपको डिफरेंट लोगों के साथ वास्ता पड़ता है। तो जो आपको कोई लॉ की बात बताता है, कानून की बताता है, अदब की बात बताता है, प्रोफेशन की बात बताता है, तो आपके अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए कि ये ठीक कह रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ऐसा हम माशरा तश्कील देंगे जिसमें बर्दाश्त हो, अदम बर्दाश्त हो। ये भी एक प्रिंसिपल था हमारे कॉन्ट्रैक्ट। और फिर उसमें था कि समाजी इंसाफ हो, सोशल जस्टिस, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, ठीक है, फ्रीडम, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस। अब ये चीजें कैसी होनी चाहिए, किस तरह की हो? क्या एक वेस्टर्न सोसाइटी की चीजें हो? नहीं, उन्होंने कहा ये इस्लाम के दिए हुए कानून के मुताबिक ये चीज, इस्लाम के दिए हुए कानून के मुताबिक। इस्लाम के अंदर है ना टॉलरेंस, सबसे ज्यादा टॉलरेंस जो आपको इस्लाम सिखाता है एज ए मजहब। आज जितनी चीजें हैं हमारे इस्लाम के मजहब की, वो वेस्टर्न जो सोसाइटी है वो उनको अडॉप्ट कर रही है, और हम वी आर गेटिंग आउट ऑफ दैट। हमारे अंदर वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। यही वजह है कि हर जगह देखते हैं आप लड़ाई झगड़े, कोई बर्दाश्त नहीं रही। वो कानून पे भी अमल कर रहे हैं जो हमारे असूल इस्लाम के कलमा पढ़ने के अलावा, सर्टन जो हमारे फंडामेंटल्स हैं उसके अलावा वो सारे काम कर रहे हैं जो हमें करने चाहिए। तो ये जितनी चीजें हैं इसमें हमने लिखा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ प्रीएम्बल है, ये चीजें जरूर थी, इसके फंडामेंटल थे कि इस्लाम के दिए कानून के। और आगे उसके अंदर फिर बाद में मुसलमानों का जिक्र किया कि वहां मुसलमान इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर अपनी जिंदगी जो है इस्लाम की तालीमात, ज़रूरियात जो कि कुरान और सुन्नत में दी गई हैं उसके मुताबिक गुजारे, ठीक है। पहले द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इट इज द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। पहले में कोई डिफरेंशिएशन नहीं कि इट इज द विल ऑफ द मुस्लिम टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द विल ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। whosoever is living in Pakistan, he has made a social contract with the state कि these are the fundamentals, हम इनके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अब आगे आ गया कि उसमें आप फिर आप अगर पाकिस्तान के अंदर कोई क्रिश्चियन है तो हमको तो उसको नहीं कर सकते आप मस्जिद भी जाएं, वी कैन नॉट इन्फोर्स हिम। कोई दूसरा मजहब का बंदा रह रहा है कि वी कैन नॉट इन्फोर्स हिम कि आप जो हम काम मजहब, बाकी ऊपर वाली चीजें सारी ठीक है ना, वो है कि ये चीजें दी गई कि आप ये काम करें, लेकिन हम उसको ये इन्फोर्स तो नहीं कर सकते कि आप नमाज पढ़ें या आप कुरान पढ़ें या आप जो हमारे मजहब के अंदर ये चीज़ें हैं, अब शादी हमारी जो मजहब के अंदर उस तरह करें, हम तो नहीं इन्फोर्स कर सकते। फिर उन्होंने कहा है कि वहाँ पे मुसलमान इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर अपनी ज़िंदगी इस्लाम की तालीमात और ज़रूरियात जिसका कुरान और सुन्नत में जिक्र है उसके मुताबिक गुजार। फिर आगे माइनॉरिटी का जिक्र करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि माइनॉरिटी को मुकम्मल आज़ादी होगी कि वो अपने मजहब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो बैलेंस डॉक्यूमेंट था 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था, तमाम पोलिटिकल पार्टी। तो उन्होंने कहा था जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो पाकिस्तान के अंदर लोग रह रहे हैं, जो जैसे माइग्रेशन हुई तो कोई लोग यहाँ से इंडिया से आए तो यहाँ से गए, कोई लोग नहीं भी गए माइग्रेशन, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर रहना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो भी अपनी जो है ज़िंदगी है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपने मजहब के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर रहते हुए गुजार सके, उनको आज़ादी, उनको पूरा पूरा हक दिया जाएगा। अब आगे ये तो उसके बेसिक कंटोर्स हैं, ये बेसिक प्रिंसिपल हैं जिन पे कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब फिर जिस तरह एक कॉन्स्टिट्यूशन ये ना इज बेसिकली फाउंडेशन, यू आर बिल्डिंग ए स्ट्रक्चर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपकी जो बेस आपको पता होगा ना क्या है, कि इसके ऊपर आप इमारत खड़ी करनी है तो इमारत में आपने पिलर कहाँ पे लगाने हैं,
कितने फ्लोर बनाने हैं, उस फ्लोर पहले पे क्या होगा, दूसरे पे क्या होगा, तीसरे पे क्या होगा। तो ये समझे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, जो बताता है कि ये इमारत इस तरह की होगी, उसको ये आपको इमारत बता दिए कि इमारत इस तरह की होगी। फिर उसमें ये कहा है कि जो पाकिस्तान होगा एक वफाक की इलामत होगी, पाकिस्तान वफाक की फेडरेशन होगी। और फेडरेशन में ये होता है कि उसके अंदर जो इकाइयाँ होती हैं, जिस तरह हमारे प्रोविंस है, ये यूनिट होते हैं, वो जो हैं वो आज़ाद होंगे। फिर आगे उस पर थोड़ी सी लिमिटेशन लगा दी है, उस हद तक जहाँ तक उसको आइन और कानून इजाज़त देता है। ठीक है, मतलब उनको फुली इंडिपेंडेंट नहीं किया है, जिस तरह मैं आपको बात बताता हूँ अगर कंफ्यूज ना जाए। उन्होंने कहा उसकी जो इकाइयाँ होंगी, जो यूनिट्स होंगे, वो आज़ाद होंगे, पर उन पे थोड़ी सी लिमिटेशन ये लगा दी कि उनकी आज़ादी का जो कॉन्सेप्ट है वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। मिसाल के तौर पे कल को सुबह कह रहे थे कि हम अपनी करेंसी जो है वो इशू करना चाहते हैं, तो दे कांट डू दैट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ये उनको अलाउ नहीं करता। कल को कोई ये प्रॉमिस ये कहेंगे हम अपनी आर्मी बनाना चाहते हैं, वो नहीं बना सकते। कल को कोई सुबह ये कह दे कि हम अपना डिफेंस लड़ा करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको आइन इजाज़त नहीं देता। ये उन्होंने मिल के लोगों ने कहा है, हमारा डॉक्यूमेंट्स है, इट इज़ द विल ऑफ द पीपल। तो लोगों ने ये कहा था कि जो सूबे होंगे वो आज़ाद होंगे। किस किस सब्जेक्ट पे आज़ाद होंगे वो हमने उनको बता दिए कि ये सब्जेक्ट होंगे, इन पे आप आज़ाद होंगे, ये सब्जेक्ट होंगे, इन पे जो फेडरेशन है, जो मरकजी हुकूमत है, ये मरकज़ है, वो पावर एक्सरसाइज करेगा। तो वो उस हद तक उनको मुकम्मल आज़ादी होगी जो उनकी आज़ादी आइन और कानून में दी गई है। सर एक क्वेश्चन है, आपने भी इसको तशबीह दी कि आखिर में तो आप लिख लें लास्ट क्वेश्चन, फिर उस तरह तसलसल बना हो जाएगा। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे आप गए ना, सारे गए या कोई नहीं भी गया वहां पे? यस, देखा है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू साहब ने जी। अब ये मेन जो जना एवेन्यू है, इस पे आप जाए ना, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। तो सबसे पहले कौन सी बिल्डिंग आती है? पहले पार्लियामेंट बिल्डिंग है, उसके पीछे प्रेसिडेंट हाउस है, ठीक है, उसके साइड पे प्राइम मिनिस्टर हाउस है। ठीक है, ये आप दरम्यान में बिल्कुल जना एवेन्यू पे जाएं, पहले पार्लियामेंट आती है, फिर उसके पीछे प्रेसिडेंट हाउस है, साथ ही पीएम हाउस है। अब थोड़ा सा आप इस तरफ जाएं, पिंडी की तरफ से, आगे कौन सी इमारत है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आगे क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उससे थोड़ा सा आगे जाए तो कौन सी बिल्डिंग है जी? पीएम सेक्रेटेरिएट, द एग्जेक्टिव, जहां से आपकी जो है ना एग्जेक्टिव कंट्रोल होती है। पीएम हाउस होता है वो तो प्राइम मिनिस्टर के घर हो गया, रहने की जगह, लेकिन जो एग्जेक्टिव जो जितने काम हो रहे हैं वो पीएम सेक्रेटेरिएट होते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि एक फेडरेशन होगी जिसके अंदर एक प्रेसिडेंट होगा, एक पार्लियामेंट होगी जिसको मजलिस शूरा कहते हैं। अब इस पार्लियामेंट जो आपको नजर आ रही है, इसके अंदर ही नेशनल असेंबली है, एक हॉल है और एक सेनेट है। ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर 1973। ठीक है, तो अगर सेनेट कब बना है आपको पता है? कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में बना है? हाँ, तो सेनेट पहले नहीं था। सेनेट जो है वो 1973 में बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, उसको कहा है कि अब आप ये समझ गए कॉन्स्टिट्यूशन में ये कि पार्लियामेंट होगी, प्रेसिडेंट होगा, फिर आगे जाएंगे तो जुडिशरी आ जाती है। ठीक है, ट्राइकॉटमी ऑफ द पावर है, पार्लियामेंट अपनी पावर एक्सरसाइज करेगी, जो जुडिशरी है अदलिया वो अपनी पावर एक्सरसाइज करेगी, उसके बाद आगे एग्जेक्टिव अपनी पावर, पार्लियामेंट कानून बनाएगी। ठीक है, अब पार्लियामेंट जब कानून बनाएगी तो उसको इंटरप्रेट करेगा आपका सेकंड बिल्डिंग जुडिशरी, उसको इन्फोर्स करेगा आपका तीसरी बिल्डिंग जो है एग्जेक्टिव। ठीक है, इंप्लीमेंट करेगी एग्जेक्टिव। तो ये तीन चीजें आपको मेरे अभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब आप जाते हैं तो ये तीन जो है ना, आप इसके अंदर फिर आगे अब बिल्डिंग के अंदर अब जाते हैं ना, उसके अंदर जो लोग बैठे होते हैं उनके मुतल्लिक है कि एमएलए कौन होगा, सारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। लेकिन जब मैं आपको समझा रहा हूं तो आप बिल्कुल पूरा आपको अपनी जुबान में समझ रहे। अब उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, डिसक्वालिफिकेशन क्या है उसकी? ठीक है, आर्टिकल 62 और 63
अब वो ओथ किस तरह लेगा, सबसे पहले जो पार्लियामेंट है वो क्या काम करेगी, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए। स्पीकर इलेक्ट होगा, फिर डिप्टी स्पीकर होगा, फिर उसके अंदर देखें हमारी ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। एग्जीक्यूटिव जो है वो कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो उसके बाद फिर वजीर आजम बनता है, फिर कैबिनेट बनती है, उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस पार्लियामेंट के अंदर ही वो लोग होते हैं जो एमएलए से मिनिस्टर बनते हैं या एमएलए से प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो वो जब कैबिनेट होती है उसका रोल जो है पार्लियामेंट से एग्जीक्यूटिव की तरफ चला जाता है। दे आर द पीपल हु इम्प्लीमेंट द पॉलिसी, दे आर द पीपल हु इम्प्लीमेंट द लॉ। तो वो दे आर आंसरेबल टू पार्लियामेंट, ठीक है। उस पार्लियामेंट के अंदर एक ट्रेजरी हो जाती है, एक अपोजिशन हो जाती है, जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं। एक अपोजिशन हो जाती है, एक ट्रेजरी, जो लोग इक़्तिदार के अंदर होते हैं। वो जो पोजीशन होती है वो पूछती है कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप ये काम गलत कर रहे हैं। उनका काम है कि वो क्रिटिसिज्म करें या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है अगर पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो तो वो उनको रास्ता बताएं कि ये इस तरह करना है, इस तरह करना है। वो कि हमारे हालात थोड़े ठीक नहीं है या खराब है, लेकिन जो आइन की मैं आपको बात बता रहा हूँ वो ये उसी पार्लियामेंट के अंदर सेनेट है, उसके अंदर पार्लियामेंट है। सेनेट अपर हाउस है और इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फिर आगे फर्दर वो मैं आपको इसलिए ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, फिर अब बंदा थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। अब उसके अंदर ये है कि पार्लियामेंट बिल किस तरह आएगा, पार्लियामेंट लेजिस्लेशन किस तरह करेगी, बिल पास होकर सेनेट में किस तरह जाएगा, सेनेट के बाद बिल पास होकर प्रेसिडेंट के पास किस तरह जाएगा, प्रेसिडेंट जब उसको साइन कर देगा तो वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं करता तो उसके अंदर प्रोसीजर है कि वो वापस करेगा बिल, फिर दोबारा जॉइंट सेशन में जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, वो एक आपकी एक पिलर ऑफ द जो स्टेट है, जो पार्लियामेंट है, वो ये काम कर रही है। उसका ये काम कानून साजी करना, ठीक है। और जब आपने वो कानून साजी कैसे करेगी, वो अपने लोगों के आपने जो मैं आपको उसके पैरामीटर्स पहले जो फाउंडेशन बताए कि वो उन असूलों को मद्देनजर रखकर कानून आपको तकलीफ हो रही है, आप कहते हैं ये सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है, इसके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, बेशुमार चीजें होती हैं, ठीक है। फिर अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशन के कोई इश्यूज आ जाते हैं कि आपने कोई लॉ पास कर लिया है तो वो अगर लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, आप अपनी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देते हैं, दूसरे कोई इनको इधर जगह रास्ते इधर से वो उसमें आप फिर आप जो जुडिशरी है वो उसको इंटरप्रेट करती है। हो सकता है कि आप कहते हो ये इसका मतलब ये है, दूसरा कोई कहता है इसका मतलब ये है। अभी इस तरह भी ये इन दिनों में क्राइसिस क्रिएट हो गया है, तो कोई समझ नहीं आ रही, हर बंदा अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन कर रहा है। तो फाइनली फिर गो टू सुप्रीम कोर्ट कि वहाँ पे इसकी इंटरप्रिटेशन हो, ठीक है। वो आर्टिकल है आपको पता है 184(3) के अंदर उसकी जुरिसडिक्शन है, और हाई कोर्ट के 199 के अंदर के वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करें कि कैसा है। अब ये पार्लियामेंट का बेसिकली आपको काम समझ आ गया। प्रेसिडेंट का क्या काम है, प्रेसिडेंट का रोल दिया गया है। इन पार्लियामानी डेमोक्रेसी प्रेसिडेंट जो है ना ऑलवेज इंडिपेंडेंटली, मतलब कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम नहीं कर सकता क्योंकि वो पाबंद होता है एडवाइजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 48, ठीक है। उसमें फिर वो आगे प्रेसिडेंट जी जितने आर्टिकल है वो बताते हैं कि प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होगी, प्रेसिडेंट की एज कितनी होगी, ठीक है। अब प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट किस तरह होगा, उसको इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा, ये सारी चीजें वो डिटेल में लिखी हुई हैं काफी। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा पढ़ने बहुत ज्यादा एक कोर्स है पूरे साल, तो एक लेक्चर में तो आपको इतनी समय आप बेसिक जो इसका फंडामेंटल्स है वो आप समझे। उस पर प्रेसिडेंट का लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट किस तरह इलेक्ट होगा, उसकी एज क्या होगी, उसकी पावर क्या होगी, वो एडवाइस का पाबंद है नहीं है, जब वो बिल जाता है तो वो वापस करेगा तो क्या होगा, नहीं करता तो क्या होगा, साइन करता है नहीं करता, वो सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई। अब पार्लियामेंट का भी रोल आपको पता चल गया कि पार्लियामेंट ने क्या करना है, सेनेट ने क्या करना है। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव होती है उसने लॉ को इम्प्लीमेंट करना होता है, जो आपके मिनिस्टर हैं वो नीचे। अब ब्यूरोक्रेसी का कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है, ठीक है, उसमें ये लिखा है चोजन रिप्रेजेंटेटिव। अब फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट किस तरह बनेगी, इसके अंदर लिखा है कि आप रूल ऑफ बिजनेस बनाएंगे, या आपने सेनेट के अंदर रूल ऑफ बिजनेस है, सेनेट के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दिए गए, ठीक है। जैसे अब आप सब बैठे हुए तो हमने रूल ऑफ बिजनेस बना लिए कि भाई लेट नहीं आना, अगर आएंगे तो पूरे इस निज़ाम को आप डिस्टर्ब करते जाते हैं, ये टाइम दे दिए कि इतने बजे के बाद आप नहीं आना, तो ये हमने अपने एक रूल्स बना लिए, ठीक है। लॉ के अंदर अभी नहीं दिया गया कि आप
मुझे ये ठीक, तो हम अपने इस हॉल को स्मूथ रनिंग के लिए अपने फायदे के लिए हमने एक रूल बना दिया। उनके फिर रूल ऑफ बिजनेस बनते हैं सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, कि सेनेट और कौमी असम्बली की कार्रवाई किस तरह होगी, स्पीकर किस तरह कंडक्ट करेगा, सेनेट का चेयरमैन किस तरह कंडक्ट करेगा, अगर सेनेट का चेयरमैन नहीं है तो कौन प्रिजाइड करेगा, स्पीकर नहीं तो कौन होगा, डिप्टी स्पीकर नहीं तो फिर कौन होगा। तो ये सारी चीज़ें बेशुमार चीज़ें वो उस हाउस को रन करने के लिए चलती हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपको कुछ जो गारंटी दी गई है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। वो ऐसे राइट्स हैं, वो आपको स्टेट ने आपके जब कॉन्ट्रैक्ट आपने किया तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता। ये आपके बुनियादी हकूक हैं जिधर भी होंगे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, या दुनिया के अंदर भी ये कंसेप्ट है कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट होते हैं वो किसी का वायलेट नहीं होते, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये आप देखो उस जब जब फंडामेंटल राइट्स है ना, लेकिन सर्टेन फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उन पे सर्टेन लिमिटेशन लग जाती है, ठीक है। वो लिमिटेशन भी एक सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए होती है, क्योंकि कहते हैं मादरे पिदर आजाद, तो फिर सोसाइटी नहीं चल सकती। उसने कहा है आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन खुदा न खास्ता आपको ऐसी मजहब के बारे में बात कर दें जो सोसाइटी के अंदर डिस्क्रप्शन डाल दे, क्लैश डाल दे, तो आप नहीं कर सकते। आप पे पाबंदी है कि आप मजहब के बारे में आपको ये कहने की ज़रूरत है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके अंदर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19 है, 19 है, फ्रीडम ऑफ जो है इंफॉर्मेशन है, उस पर सर्टन लिमिटेशन है, वो भी लॉ के मुताबिक। लॉ उसको डिस्क्राइब करता है कि किस तरह चीज़ें जो है वो आगे चलेंगी। जो फंडामेंटल राइट है, मिसाल के तौर पर कोई आपको ये बाद में लगाना, बाद में आपको कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आप कौन सा प्रोफेशन चॉइस करें। मैं आपको नहीं कह सकता कि आप वकील ही बने, ठीक है। भाई आप होते हैं एक घर में 4-5 या बहन भाई होते हैं, 2 दिन होते हैं, तो हर बंदा अपना अपना प्रोफेशन चॉइस करता है। पेरेंट्स ये होते हैं गाइड कर देते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी अपनी मर्जी है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या आप कहते हैं मैं बिजनेसमैन बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, कुछ भी दुनिया के अंदर जो प्रोफेशन है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल राइट्स है उस पर पाबंदी नहीं है आपकी, कोई रोक नहीं सकता, कोई अदालत, कोई मतलब दुनिया कानून ये नहीं कह सकता कि आप ये काम न करें। लेकिन उसके अंदर जब आप प्रोफेशन में इंटर होते हैं, जिस तरह अभी उन्होंने कहा आप ब्लैक टाई में पहनते हैं, वो उस फिर प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए चीज़ें बनती हैं, वो उस प्रोफेशन को चलाने के लिए होती हैं, उन पे आपको पाबंदी करनी पड़ती है। क्योंकि अगर वो काम न करें तो फिर तो कुछ सोसाइटी का आगे चलना या उसका कोई स्टैंडर्ड या उसके SOPs हो उसके बगैर नहीं चल सकता। स्कूल में जाते हैं, आपके स्कूल के SOPs होते हैं, जिधर भी आप बार काउंसिल में आएंगे, हमने लीगल एंड बार प्रैक्टिशनर काउंसिल एक्ट बनाया हुआ है, उसके रूल्स बनाए हुए हैं, आपको लाइसेंस किस तरह देंगे, आपकी कोई बार काउंसिल में शिकायत आ जाती है, किसी क्लाइंट के साथ कुछ ऐसी मिसकंडक्ट कर देते हैं, तो फिर क्या आपके ऊपर होगा। वो प्रोफेशन के चॉइस में कोई पाबंदी नहीं है आपकी, लेकिन जब आपने प्रोफेशन चॉइस कर लिया तो फिर जो उस प्रोफेशन को लॉ रेगुलेट करेगा उसके रेगुलेशन को आपने फॉलो करना है, उसके रूल्स हैं, उसके रेगुलेशन है, उसका जो लॉ है उसको फॉलो करना है। अब फंडामेंटल राइट में आपके जो बुनियादी हकूक हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनलिस्ट किए गए। आर्टिकल 8 से शुरू होते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ा जो मतलब है आर्टिकल 9 है कि आपकी जो लाइफ है, ठीक है, आपको जिंदगी गुजारने का हक है जिस तरह आप चाहें, ठीक है। आपको उसमें पानी, बिजली, ये सहूलतें होनी चाहिए। स्टेट का काम है ये आपको प्रोवाइड करे, आप मेहनत करते हैं, आप टैक्स देते हैं तो आपको प्रोवाइड। ये अलग बात है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आपको कोई चीज़ें मिलती हैं, नहीं मिलती है, उसके अंदर क्या है। फिर उसके अंदर आपने कहा कि सोशल जस्टिस होना चाहिए, एक बंदे को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दूसरे को कम मिल रही है। पाकिस्तान का ही शहरी है, उसको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। फिर एक्सेस टू प्लेस है कि आप किसी जगह पे जाना चाहते हैं तो आप ये नहीं कि एक बंदे पे रिस्ट्रिक्शन लगा दें दूसरे पे, वो डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड जो है ना वो नहीं होता। इस तरह आपने तालीम हासिल करनी है तो सबके लिए फंडामेंटल राइट है, आपको इक्वलिटी के पे बेस है कि आप एजुकेशन हासिल करें। बुनियादी जो तालीम है वो सबका राइट है, वो किसी को डिनाई नहीं कर सकता कि इसको पढ़ाओ इसको ना पढ़ाओ। इस तरह अगर आप कोई पोलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, आपको एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, इस तरह हमारी बार एसोसिएशन बनी हुई है, उनके अंदर ट्रेड एसोसिएशन जो भी है वो भी आपके फंडामेंटल राइट में आता है। इसमें आपको अगर अरेस्ट किया जाता है
सेफ गार्ड टू अरेस्ट है, वो भी आपका राइट है कि आपको अरेस्ट के दौरान क्या राइट है, फंडामेंटल राइट, कोई आप पे तशद्दुद नहीं कर सकता। फिर आप पे कोई मुकदमा चलाया जाता है तो फेयर ट्रायल का आपका जो फंडामेंटल राइट्स है कि फेयर ट्रायल आपको दिया जाएगा, आपकी बात सुनी जाएगी, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं पास किया जाएगा कि जो आपके एब्सेंस में आपके खिलाफ कोई ऐसी बड़ी आपको सजा दी, आपको सुने बगैर, आपको नोटिस किए बगैर अगर आप कोर्ट में एंटर होंगे तो आपको चलेगा कि आप एक पार्टी का जब केस आता है तो दूसरी को नोटिस लाजमी नहीं रहते। वो उसका फंडामेंटल राइट है कि फेयर ट्रायल हो, कि आप मेरे पास कोई शिकायत आती है तो मैं दोनों बंदों को सुनूं जिसके खिलाफ है और जिसने शिकायत दी, ताकि मैं एक इंसाफ के किसी नतीजे पे पहुंच सकूं कि किसके साथ ज्यादती है किसके साथ नहीं है। तो फेयर ट्रायल जो है वो भी आपका फंडामेंटल राइट है। उसके अलावा आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते लेबर। आप मिसाल के तौर पर हर बंदे का एक राइट है कि मुझे कोई फोर्स ना करे, और मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप लेक्चर देंगे, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये काम करें, ये आप इस प्रोफेशन में लाजमी है, ठीक है। या किसी लेबर को आप फोर्स नहीं कर, जिस तरह ये भट्ठा पे आप देते हैं मजदूर उनको बांध देते हैं कि आप इतना, तो वो जो फोर्स लेबर होती है वो भी अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट है, वो आपका फंडामेंटल राइट है, उसको आप नहीं सकते। इस तरह जो आपकी डिग्निटी है, आपकी जो इज्जत होती है, ह्यूमन डिग्निटी है, उसको कोई वायलेट नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो आपका फंडामेंटल राइट है, वो आप अपना राइट एक्सरसाइज करने के लिए अदालतों का सहारा लेते हैं, अदालतों के दरवाजे को खटखटाते हैं, या जो रिट्स होती हैं वो आप फाइल करते हैं। वो ये सर्टेन फंडामेंटल राइट्स हैं, वो आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, प्रॉपर्टी का भी आपको राइट है, कोई बंदा आपको मना नहीं कर सकता। अगर आपके पास पैसे हैं तो जहाँ भी आप चाहें किसी पाकिस्तान में कोने में आप घर खरीद सकते हैं, या जिस किस्म की आप प्रॉपर्टी, अगर आपका बाकी चीज़ें पूरी हैं वो आप राइट टू प्रॉपर्टी भी आपका फंडामेंटल राइट है। ये 28 तक हैं, वो आप राइट देख लें। उसमें फिर डिस्क्रिमिनेशन में ये है कि आपको एजुकेशन के जितने राइट्स हैं उसमें मेंशन है। तो बेसिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये बताता है कि ये चीज़ें, ये राइट्स हैं। उसके आगे अब इसमें बेशुमार चीज़ें हैं। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है, आपको जो इंसाफ है वो सस्ता मिलना चाहिए, तो डोर स्टेप मिलना चाहिए, वो तुम्हें नहीं मिल रहा। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो इसकी जो प्रैक्टिकली चीज़ें हैं वो हमें इसमें बहुत सारा अभी तक डेफिशिएंसी है जो स्टेट की जिम्मेदारी है। अब स्टेट कहती है हमारे पास फाइनेंस नहीं है या ये चीज़ें नहीं है, हम कहते हैं बेटर लिविंग हमें दें, वो कहते हैं ये आप टैक्स दें हमें, हम कहते हैं हम टैक्स देते हैं, हमें फिर भी नहीं मिलता। ये जो मसले मसाइल हैं ये तो पूरी दुनिया के अंदर चलते रहते हैं, चलते रहेंगे, लेकिन जो बेसिक आपके फंडामेंटल राइट्स हैं इनका आपको पता हो कि ये हमारे फंडामेंटल राइट है और ये कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है आप प्रैक्टिस करेंगे, जो आप आगे चलेंगे 5-10 साल के बाद जब आप की प्रैक्टिस स्टैब्लिश हो जाती है। अभी आप कहेंगे CPC, CRPC, एविडेंस है, ये है, वो है, टॉट्स है, तो कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा ना अभी आपको लगता है कि ये तो इसमें कोई काम के भी नहीं है। लेकिन जब हाई कोर्ट और जब सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस होते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ट्रायल तो नहीं होता, हाई कोर्ट के अंदर भी ट्रायल नहीं होता, वो सिर्फ कोर्ट्स देखती हैं कि नीचे वाली कोर्ट ने आपके साथ कोई ज्यादती की है। एविडेंस जिस तरह मैं कहा फेयर ट्रायल है, तो आपको अगर एविडेंस, तो मैं आपको रेट की किस्में नहीं बता रहा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी रेट है। जब वो हाई कोर्ट के लाइसेंस के जाएंगे तो फिर आपको बता देंगे। जब अब आप नीचे वाली जो कोर्ट्स की ऊपर वाली कोर्ट्स देखती हैं कि आपके साथ जो इंसाफ हुआ है नीचे वो ठीक हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया है कि आप वो फंडामेंटल राइट की गारंटर है, वो आपके फंडामेंटल राइट की हिफाजत करती हैं। मिसाल के तौर पर कोई आपका फंडामेंटल राइट, कोई एग्जेक्टिव, कोई बंदा जो स्टेट मशीनरी वाला है वायलेट करता है, तो आपके पास ये राइट है कि आप फिर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाते हैं, कहते हैं कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, इसके मुताबिक मुझे ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे आप वकील बनते हैं, आपको लाइसेंस नहीं मिलता, तो ज़ाहिर आप क्या करें, पहले आप एप्लीकेशन देंगे कि मेरे साथ क्यों ज्यादती हो गई। अल्टीमेटली फिर आप कोई अदालत का दरवाज़ा खटकाएंगे कि ये तो मैं तो LLB भी कर ली है, मेरी चीज़ें भी पूरी हैं, तो मेरे साथ क्यों ज्यादती हो गई। इस तरह जो भी आपके फंडामेंटल राइट होते हैं वो आपको कोर्ट्स जो हैं, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो देती हैं। कोई ऐसा फिर पब्लिक का इशू होता है, पब्लिक इंटरेस्ट का, वो भी आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हैं कि ये पब्लिक एट लार्ज में जो है ये चीज़ें हैं, इस पर हमें रिलीफ मिलना चाहिए। तो ये बेसिक मैंने आपको बता दी। अब इसमें मैं ज़्यादा मज़ीद डिटेल में नहीं जा जाता, फिर आप कंफ्यूज होंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह होता है, इसका फाइनेंस कहाँ से आएगा, पैसा खर्च किस तरह होगा, इसका ऑडिट कौन करेगा, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, और इसके अंदर फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी बनती है, लॉ किस तरह बनेगा, कमेटी किस तरह बनेगी, फिर आगे मजीद बहुत ज़्यादा जो है ना पेचीदगियाँ हैं जो अभी आपको नहीं चाहिए, नहीं आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। फिर इसमें आगे
जुडिशरी का रोल आ जाता है कि जजेस किस तरह अपॉइंट होंगे, कमीशन किस तरह बनता है, नॉमिनेशन किस तरह जाती है। फिर इसमें जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, एक्सक्यूज मी, वो इलेक्शन किस तरह कंडक्ट करेगा, इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट किस तरह होगी, उनके पास कौन से इख्तियार होंगे। फिर इस तरह के जो हमारे अस्करी इदारे हैं, जो आर्म फोर्सेज है, उसके बारे में चैप्टर है कि उनका क्या रोल होगा, किसकी मदद होंगी, उनका क्या काम है क्या नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितना भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो दिया गया है कि आपने मुल्क को किस तरह चलाना है। अब पढ़ें ज़रूर, इंग्लिश में पढ़ते हैं, उर्दू में पढ़ते हैं, तो मोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो आपको एज ए वकील जो है ना वो आइन की लिहाज से पता होना चाहिए, क्योंकि जितने भी लॉ ओरिजिनेट कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही करते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है किसी मुल्क को चलाने का वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर तो अभी कराची जब क्रिएट हो गया थोड़ा सा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका अगर हल नहीं हुआ तो हम फिर इंटरप्रिटेशन के लिए कोर्ट में जा जाएंगे। ठीक है, अगर कोई इसको मिस यूज करता है या अपनी पावर जो है एक्सरसाइज करता है, उन्होंने आपको बताया, फिर कोर्ट उसकी इंटरप्रिटेशन करती है कि किस तरह की है। तो अब मैं आई एम ओपन टू क्वेश्चंस, जिसके जहन में जो क्वेश्चन आता है, जो कुछ जी बताएं, नाम बता दें, खड़े होकर बताएं क्वेश्चन। जी, मेरा नाम जरी हैदर है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको अगर हम डिवाइड करें तो कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कहते हैं कि हर सिटीजन को ये राइट मुहैया है, और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं हर पर्सन को ये राइट मुहैया है। और उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि पर्सन सिटीजन का मतलब वो है जो लॉ के अंडर सिटीजन है, जो पाकिस्तानी सिटीजनशिप एक्ट के अंदर है। और पर्सन में उन्होंने इंक्लूड किया है कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट्स को, कंपनीज को, इस तरह। मुझे जो कंफ्यूजन है वो ये है कि आर्टिकल 18 जो है राइट टू ट्रेड, उसमें लिखा हुआ है कि ये राइट सिटीजन को मिलना है। ठीक है, यानी नेचुरल पर्सन को मिलना है जो सिटीजन है अंडर द लॉ ऑफ पाकिस्तान। लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि हाई कोर्ट में कंपनीज आती हैं और वो कहती हैं कि हमारा ये राइट है, राइट टू ट्रेड, फलाना जो है हमें रोक रहा है या जो भी, और कोर्ट्स बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करती, वो कहती हैं हाँ आपका राइट है, वो क्या आप सिटीजन है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कंपनी सिटीजन है या नहीं? आप खड़े ही हो ना, बैठे ये बताएं कि कंपनी किस तरह बनती है। कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वो पाकिस्तान के लॉज के अंदर। ठीक है, किस तरह बताएं जरा डिटेल्स थोड़ा, जितना आपको पता है। सीसीपी में रजिस्ट्रेशन और उसके आर्टिकल्स और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जमा होते हैं, उसके जो भी ऑफिसर्स हैं नॉमिनेट होते हैं। तो who are the directors in the company? नेचुरल। आप पर्सनली तो कंपनी बनाएंगे ना, कंपनी बगैर पर्सन निकाल दें तो कंपनी कोई ऐसी एंटिटी है इसके अंदर कोई बंदा काम ना करता हो या बंदा ओन ना करता हो कंपनी। बट कंपनी तो कोई भी बना सकता है ना, पाकिस्तान का बंदा हो, सिटीजन हो या देखिए मैंने आपको बताया, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको बेसिक स्ट्रक्चर देता है, उसके आगे फिर आपको जो डेलीगेशन ऑफ लॉज है वो आपको मिलते हैं। अब इक्वलिटी आपको बताया है, आप तो ये कि एक बंदे के साथ आप ये काम करें और कंपनी के साथ दूसरा करें। कंपनी कंसिस्ट ऑफ द पर्सन हु रन द कंपनी। वो तो उन्हें आपको एक रेगुलेशन के लिए आपने कंपनी बनाई है कि आपने अपने बिजनेस रेगुलेट करना है, तो एज ए इंडिविजुअल आप नहीं कर सकते, तो आप कुछ पाबंदी तो नहीं कि आप कंपनी बनाएंगे, ठीक है। वो आप पार्टनरशिप भी बना सकते हैं, वो आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी बना सकते हैं, ठीक है। वो मतलब उसके अंदर तो रजिस्ट्रेशन की जितनी फॉर्म है उसके अंदर आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो कंपनी जो है ना, देखिए एक कंपनी काम करती है दूसरी को नहीं करने देता, तो उसके जो डायरेक्टर्स है बेसिकली प्रॉफिट तो उनको जा रहा है। बट लॉ हमें कहता है कि कंपनी डिस्टिंक्ट पर्सन है। नहीं, डिस्टिंक्ट पर्सन वो है, ज्यूरिस्टिक पर्सन जी। द कंपनी कैन सू एंड बी सूड। वो आगे मैंने वो देखे ना, आप जब आप कोई चीज अप्लाई करेंगे ना फंडामेंटल राइट पे, उसका प्रोसीजर कहाँ से अडॉप्ट करेंगे? ये बोलिए, फंडामेंटल राइट्स को आप जब इन्फोर्स करने के लिए जाएंगे तो प्रोसीजर कहाँ से अडॉप्ट करेंगे आप? लॉज से। कौन से लॉ? जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कौन सा लॉ बताएं ना, खुल कर बताएं, नहीं पता बता दें। किस आर्टिकल 18? नहीं आर्टिकल 18 नहीं, वो आप देखें ना प्रोसीजर। अब जब आप सीपीसी होगा ना, जी जी, ठीक है, कोई किसी कानून के तहत ही जाएंगे। जी जी, मिसाल के तौर पर आपका ड्रग्स का कोई लॉ आपको फंडामेंटल राइट के अंदर वायलेट होता है, तो आप रेड करेंगे तो ड्रग्स लॉ के तहत उन्हें कहेंगे ये वाले लॉ जो है ये हमारी वायलेशन हो गई है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के पोजीशन है, इसको आपने कंपनी बनाने की इजाजत दे दी है, मुझे नहीं दे रहे, इस पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी है और मुझ पे ये लगा रहे हैं। वो आपके फंडामेंटल राइट है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी है, फ्रीडम ऑफ बिजनेस भी है।
तो बिजनेस के अंदर जो है वो आपको कोई डिस्क्रिमिनेट ना करे, वो आपका डिस्क्रिमिनेट। अभी ये आप कहेंगे मैं 100 रुपये प्रॉफिट कमा रहा हूँ, ये 10 लाख कमा रहा है, वो उसका अपनी मर्जी हो सकता है आपसे 20 का एक वकील की प्रैक्टिस चल जाती है, दूसरे की नहीं चलती। इसका मतलब है कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है और लॉ के हिसाब से। जी जी बिल्कुल। जी सर, अब्दुल्ला मेरा नाम। आपने शुरू में एक मिसाल दी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल थी। उसमें सर थोड़ा सा ये एलैबोरेट करेंगे कि जैसे आपने कहा कि 2 पार्टीज होती हैं, तो पीपल ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूंसी वो तो उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इस अरेंजमेंट में स्टेट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा होता है? स्टेट को जो बंदे इलेक्ट हो जाते हैं ना, स्टेट जो होती है ना, स्टेट को जो बंदे इलेक्ट हो जाते हैं, जिस तरह एक एमएनए है, जब एमएनए है तो उसका स्टेटस डिफरेंट होता है, इज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। जब वो अपना स्टेटस मिनिस्टर बन जाता है तो उसका स्टेटस चेंज हो जाता है, यू बिकम द एग्जीक्यूटिव। आप वकील है तो आपका स्टेटस डिफरेंट है, जब जज बन जाएंगे तो आपका स्टेटस डिफरेंट। ठीक है, एज ए लॉयर यू आर रिप्रेजेंटिंग द लीगल प्रोफेशन। होता तो वो जज भी वकील ही होता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी में और आपकी जिम्मेदारी में फर्क हो जाता है। यू आर रिप्रेजेंटिंग द क्लाइंट, ही कैन नॉट रिप्रेजेंट द क्लाइंट। ठीक है, तो स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है, गवर्नमेंट इज अ स्टेट। ठीक है, जो आपको कोई तकलीफ होगी तो आप स्टेट के, अब जो पुलिस है, जो आपकी जो एग्जीक्यूटिव है, वो सारी स्टेट है। ठीक है, स्टेट की डेफिनेशन, जो भी बॉडी आप पे टैक्स इंपोज कर सकती है वो स्टेट की डेफिनेशन में आती है। तो आप कहेंगे मैं तो अपना काम करता हूँ, मैं क्यों टैक्स दूँ आपको? तो जो ऑफिसर अपॉइंट हो जाएगा अंडर द लॉ, ही बिकम द स्टेट। ठीक है, सर उसमें जिस तरह आई एम द एडवोकेट जनरल, आई एम रिप्रेजेंटिंग द स्टेट, आई कैन नॉट यू विल गो अगेंस्ट द स्टेट। अब मैं क्रिमिनल केस जो है वो नहीं कर सकता, बिकॉज आई हैव chosen, I have choice to become the advocate general. ठीक है सर, विद योर परमिशन थोड़ा सा वो थ्योरेटिकल हो रहा है थोड़ा, ऑल्दो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ नहीं है, लेकिन क्लैरिटी के लिए। तो ये जैसे एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दोनों पार्टीज दे गेट टू नेगोशिएट। तो यहाँ तो ये है कि पहले आप स्टेट के लिए लोग इलेक्ट होके आते हैं जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन दे डिसाइड। तो इट्स नॉट यानी बिल्कुल एग्जैक्टली एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं है, स्लाइटली डिफरेंट। नहीं देखें, जब 1973 में लोग आए, ठीक है, एमएलए बन, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है आपके पास, या अभी आप मिसाल के तौर पर इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो आप किस तरह अमेंड करेंगे? जब आप कंसेंसस डेवलप होगा तो अमेंडमेंट करेंगे। मेजॉरिटी डेमोक्रेसी के अंदर ये है कि जो मेजॉरिटी होगी उसी की विल प्रिवेल करेगी, मिनॉरिटी की तो नहीं करेगी। आप 70, 80, 90 या 200 एमएनए हैं, वो कहते हैं ये लॉ जो है ये अगेंस्ट है, वो उसको चेंज कर सकते हैं। अब स्टेट उस पर रेजिस्टेंस नहीं कर सकती, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर आप जब ज्यादा बंदे कहते हैं कि हमें हमारे लिए ये कानून बना, वो कानून जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन पर इजाजत देते हैं, आपने खुद फ्रेम किया, ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट था। मिसाल के तौर पर आप सारे बंदे इधर बैठे हुए, हर एक की ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है, या इस रो की ओपिनियन डिफरेंट है, इसकी। अब हम डिसाइड करते हैं कि हमने एक चीज यहाँ से रेजोल्यूशन पास करना, जब रेजोल्यूशन पास हो जाएगी तो फिर पूरे हाल पे बांटेंगे, जो उन्होंने नहीं भी दिया उन पे भी बांटेंगे। वो आपको लॉ बताता है कि ये आपकी रेजोल्यूशन जो है वो एज ए होल होगी रेजोल्यूशन, although they are minority, they are not part of that, but the resolution is binding on all the people. So elected representatives are negotiating on the behalf of the people. People, of course, because वो तो उन्होंने आपके भी आप एक चाह रहे हैं जी हमें ये लॉ, मेजॉरिटी की बात है ना, आप एक सिंगल बंदा तो लॉ नहीं मेंटेन करा सकता। वो तो डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि यू विल बी काउंटेड एज ए वोटर, जिसके पास जितनी मेजॉरिटी होती है वही प्रिवेल करती है। हाँ, अगर मेजॉरिटी देखें उसके अंदर एक फंडामेंटल ये भी है, अब बैठ कि कोई ऐसा कानून जो मेजॉरिटी नहीं पास कर सकती जो इस्लाम के असूलों के खिलाफ, ठीक है। अब पार्लियामेंट के जो है कल को कहे जी इसको किसी का ये चेंज कर दो, या कोई ऐसा कानून, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, ये हमने कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के। आप पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कोई लॉ नहीं बना सकती जो आपको फंडामेंटल राइट ने बताए। कल को पार्लियामेंट ये कानून बनाया जी कि पाकिस्तान के अंदर किसी को भी प्रोफेशन की इजाजत नहीं है, तो ये लॉ नहीं बन सकता। तो इसको इंश्योर कौन करेगा सर? कोर्ट इंश्योर करेंगे। इफ द पार्लियामेंट पास ए लॉ, तो ये पार्लियामेंट पास करेगी, कोर्ट स्ट्रक डाउन कर देगी। इस्लामिक प्रिंसिपल्स को भी कोर्ट इंश्योर करेगी। कोर्ट इंश्योर करेगी, वो फंडामेंटल है ना। तो ऐसा लॉ पास कर दें तो कोर्ट, आपको बताया ना कि इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने करनी है। इसके अलावा भी कई लॉ, जब रोजाना चैलेंज होते हैं जी ये अब इसमें हो गया, ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में हो, तो उसके आगे मैंने ज्यादा नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी जुरिसडिक्शन है, कोई ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, कोई उसकी एपेलेट जुरिसडिक्शन है, कोई एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है। वो डिटेल में अभी को आपको चाहिए नहीं, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
तो वो अगर कोई ऐसा लॉ पार्लियामेंट पास करती है, पार्लियामेंट कहती है हमारे पास होता, ये देखो ट्राइकॉटमी ऑफ द पावर का कॉन्सेप्ट ये है, चेक एंड बैलेंस है। पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, पहले बताया आपको, और जुडिशरी का काम है उसको इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट का मतलब कोई गलत लॉ ना बन जाए। अगर गलत लॉ बन गया, वो जज देखते हैं कि जी इसके, सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे होते हैं या हाई कोर्ट के, कि जी लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, लॉ जो है वो जो प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम है उनके अगेंस्ट है, ठीक है। ये लॉ ये भी कहते हैं कि इस एक सोसाइटी को, माइनॉरिटी के अगेंस्ट कोई आप लॉ बना देते हैं। कल एक पार्लियामेंट लॉ पास करती है जी कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी माइनॉरिटी यहाँ से चले जाए, दे कांट डू दैट, क्योंकि वो माइनॉरिटी के अगेंस्ट इस तरह का लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं बना सकते। उनको रहने की इजाजत है, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया हुआ है, वो दे आर पार्टी टू द स्टेट। जी, My name is Hana Akbar and आप ये जो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, दिस इज हॉब्स थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप जो है वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, उसमें ये है कि जो द पीपल एंड द स्टेट दे गेट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें उनके जो राइट टू लाइफ एंड राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो इंश्योर हो जाती है, और जो कॉमन पर्सनल इंटरेस्ट वो गिव अप करके कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर वो करते हैं। सो सर, इसमें जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें दे से द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, और उसमें जो पावर है it basically still belongs to the people of whatever state, let's say Pakistan. So if the people are making the constitution or getting into the contract, the power still lies within the people. So don't you think the constitution of Pakistan में ये एक चीज I think missed out है, जिसमें clearly doesn't state कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके पास power lie करती है and they should have a right to public referendum on major social issues. तो रेफरेंडम के आर्टिकल इसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेसिडेंट लेकिन फिर भी there is like a huge question when they talk about the parliament or the constitution. फिर भी there is a thing, the person who are in parliament, people are the person who are in parliament, अब बैठ जाए, the person who are in parliament who are representing you, मैंने सबसे पहले फर्स्ट आ गया, the power will be exercised by the chosen representative of the people. If you elect the people, it's a matter of majority, डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी के अंदर आप एक बंदा का कुछ नहीं कर सकते। अगर आप चाहती हैं मुझे एक लॉ पसंद नहीं है लेकिन कोर्ट ने बनाया हुआ है, वो आप एक नहीं कर सकते। आपके जो मेजॉरिटीज पार्लियामेंट के अंदर जो मेजॉरिटी है वो लॉ को चेंज कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है ना, अगर 2/3 मेजॉरिटी लाएंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकते हैं। ये कोई इतनी ये ऐसी किताब नहीं है कि जिसको चेंज नहीं कर सकता, इसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में तो ये भी है कि अगर आपके जो इलेक्टेड लोग हैं अगर वो आपके लिए काम नहीं कर रहे तो आप उनको ओवरथ्रो भी कर सकते हैं। They are supposed to work for you ना, अगर आपकी मेजॉरिटी का they are supposed for you can enforce him ना, कि जब आप उसका एक अकाउंटेबिलिटी का तरीका ये है कि आप 5 साल के बाद ही कर सकते हैं टू द पावर ऑफ द वोट। दरम्यान में तो आप अगर आपने MNA बना दिए, अगर आपके वो मिसाल के तौर पर पर्सन आपके लिए देते हैं, आप कहते हैं मेरा एक काम है वो नहीं करता, तो आप उसको किस तरह ओवरथ्रो करोगे? सर ठीक है, लेकिन रोस्टो की भी एक थ्योरी है कि आप 5 साल के बीच में भी है जो एक वो कर सकते हैं उनके, वो तो फिर आपको लॉ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा ना। डोंट यू थिंक कॉन्स्टिट्यूशन में ये होना चाहिए? नहीं, ये तो फिर मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट अगर वो कहे जी एक MNA जो है फिर वो भी डिटरमिन के वो आधे लोग कहे जी काम सही कर रहा है तो दूसरे कहे काम ठीक नहीं कर रहा। वो मैं आपको कहा ना कि अगर इस पोर्शन ने रेजोल्यूशन में वोट नहीं दिया, वो तो सोल्यूशन को पसंद ही नहीं करते, लेकिन इनकी जो मेजॉरिटी है, दो इस तरफ जो बैठे हुए ये वाले रो वाले, इनकी बात चले, आप तो पसंद नहीं कर रहे, ये वाले रो वाले कहते हैं जी वी डोंट लाइक दिस रेजोल्यूशन, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस रेजोल्यूशन, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस वोट टू रेजोल्यूशन, लेकिन काम तो पे चलेगा। जितनी भी वेस्टर्न डेमोक्रेसी है उनके अंदर मेजॉरिटी का ही काम चलता है। मेजॉरिटी अब डोनाल्ड ट्रंप आया है या अभी जो अपना जो बाइडन है, अब अपोजिशन तो नहीं उसको चाहती, लेकिन दे आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको लाभ पसंद है, बाद लोगों को लाभ पसंद होता है, बात को नहीं होता, ठीक है। अब आपको ग्रीन टाई हो सकता है ना पसंद हो नहीं, मैं वैसे आई एम जस्ट कोटिंग एग्जांपल। तो अब आपको जो है वो कहते हैं जी नहीं यार ये पहन के है, ठीक है, तो आप वकील बनते हैं, आपको हो सकता है ब्लैक टाई ना पसंद हो, पर इट्स पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म, वो आपको पहननी पड़ती है। अगर आपको एक बंदा नहीं पसंद है, लेकिन जो अब आपने MNA इलेक्ट कर दिया है, या मिसाल के तौर पर आपको पसंद नहीं है, अगली दफा दोबारा इलेक्ट हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? क्योंकि मेजॉरिटी लोग उसको चाहते हैं। तो मेजॉरिटी इज द अथॉरिटी, मेजॉरिटी डेमोक्रेसी के अंदर जो मेजॉरिटी वही फैसला करते हैं, उसके साथ ही फिर आपको चलना पड़ता है। सर परफॉर्मेंस और कंडक्ट पे इम्पीचमेंट के और डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोविजंस हैं? इम्पीचमेंट देखें ना, वो तो प्रेसिडेंट की हो सकती है, और मेंबर्स की भी, इलेक्टेड मेंबर्स उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की भी नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन इज समथिंग डिफरेंट एंड इम्पीचमेंट इज डिफरेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन इज डिफरेंट। डिस्क्वालिफिकेशन ये है यू कैन नॉट क्वालिफाई टू बी द मेंबर। एक मेंबर कन्विक्ट हो जाता है ना, कन्विक्ट हो जाता है, ठीक है, या मर्डर कर देता है, या उसके अंदर कोई चार्ज ऐसा लग जाता है,
कि वो कन्विक्ट हो गया तो फिर ही कैन नॉट बिकम द मेंबर। वो तो मेरा आपको बताया जितने आप जाएंगे डिस्क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन है, ओथ किस तरह लेगी आपके, वो स्केड्यूल के अंदर जो उसने ओथ लिया उसको कंफर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके ऊपर चल रहा है। व्हाइल होल्डिंग ऑफिस यानी जब वो एमएनए है या एमपीए है या सेनेटर है, ही कैन बी डिस्क्वालिफाइड, ही कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन। लेकिन आप कहें हम वोट की ताकत से डिस्क्वालीफाई करेंगे, वो यू कांट डू दैट बिकॉज उसके पास मैंडेट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर 5 years। ठीक है, सर इसमें मसला ये है कि वोट देते हुए लोग दे डोंट थिंक कि वी आर स्टक विद हिम फॉर 5 years। yeah They don't think that. They that's think it, हमारी family you से वोट आ रहे हैं, हम इसी को you can वोट reduce the tenure of the people। अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी है 5 years की, ठीक है, we can reduce the tenure of the national assembly or the provincial assembly for 3 years। ऐसी भी स्टेट होती है इनके पास 4 years होता है, या प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट तो पार्लियामेंट कर सकती है, एक बंदा या 2 बंदे या 4 बंदे नहीं कर सकते। एनी अदर क्वेश्चन? जी सर मेरा नाम मशहूद है और मुझे ये कॉन्स्टिट्यूशन की अभी तक समझ ये नहीं आई कि ये वो आपको आनी भी नहीं है ये इस्लामी है या मतलब हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए यहाँ पर, तो डेमोक्रेसी के अंदर तो विल ऑफ पीपल होता है जो लोग चाहिए। तो 65 का जज जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर होते हैं उनको भी समझ नहीं आती तो जिस लेवल के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन आप तो भी कंफ्यूज इंटरव्यू नहीं हुए पर मैं चलिए जी बताएं। यही तो कंफ्यूजन है ना कि एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है विल ऑफ पीपल कह देते तो काफी था और इसी पे चलना चाहिए था, दूसरी तरफ कहते हैं कि जो लॉ इस्लाम के अगेंस्ट होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये दोनों चीजें तो चल ही नहीं सकती। विल ऑफ पीपल तो जो मर्जी चाहे तो वो कानून बनना चाहिए। अब आपने दरमियान में ये भी कह दिया कि इस्लाम के खिलाफ कानून होगा तो वो नहीं एक्सेप्टेबल, ये कैसे हो सकता है? नहीं देखो ना, आपने बैठे ना आप विल ऑफ पीपल ये है कि आप हमने ये 1 बजे शुरू किया, आप कहीं मैं 2 बजे जाऊंगा, मेरी मर्जी, यू कैन नॉट डू दैट। आपकी जो विल है वो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, सब्जेक्ट टू, फिर तो आप सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती आप उसको अगर किसी सब्जेक्ट टू द रूल्स एंड रेगुलेशन या आइन के मुताबिक ना बनाए। विल ऑफ द पीपल वो जो पैरामीटर्स है ना उनके अंदर ही विल ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। मैंने कहा ना, हो सकता है आपकी मर्जी लेक्चर अटेंड करने की ना हो, आपको कोई और काम, ठीक है, तो ये आपकी विल तो हो सकती है लेकिन ये असूल नहीं आ सकता कि जिसकी मर्जी जिसको बताए। फिर तो यहाँ पे आप क्लास नहीं कंडक्ट कर सकते, आप मुल्क किस तरह चल सकता है, एक सिस्टम किस तरह चल सकता है, उसके सिस्टम के अंदर रहते हुए ही आप कह सकते हैं। हो सकता है आपकी मर्जी ना हो सकता है कोई लॉ पर्सनली न पसंद करते हो सकता है मैं प्रेसिडेंट अली साहब को न पसंद करता हूँ, लेकिन ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आई हैव टू, मजबूरी है ना, बहुत आईनी प्रेसिडेंट है, उसको अब हो सकता है अपोजिट पार्टी नहीं चाहती प्रेसिडेंट, लेकिन वो प्रेसिडेंट बना हुआ है, उसको ओवरथ्रो नहीं कर सकते अनलेस द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लीगल रिक्वायरमेंट है। वरना तो सुबह कह देंगे कि प्रेसिडेंट साहब आप प्रेसिडेंट हाउस ना आएगा, 2-4 पुलिस वाले काम पे लगा कल ना आए काम पे। इस तरह नहीं होता ना, जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो लॉ बनाया है उसके मुताबिक काम होंगे। ये तो हमारा मकसद है कि आपको ये समझ नहीं आई कि जी विल मेरी नहीं है, आपकी विल इस्लाम के खिलाफ नहीं हो सकती। इफ यू आर ए मुस्लिम देन यू हैव टू obey the। तो इसमें इस तरह कंडीशन तो नहीं लगी ना, विल ऑफ पीपल तो कुछ भी हो सकती है, मेजॉरिटी ऑफ विल ऑफ पीपल अगर कुछ एक हो जाए लेट्स सपोज, तो वो कानून मेजॉरिटी ऑफ द विल ऑफ द पीपल हो, लेकिन वो कहते हैं जो आपने मुल्क हासिल किया है वो जो अकॉर्डिंग टू इस्लाम है, इस्लाम और सुन्नत के खिलाफ कानून नहीं बन सकता। कल विल ऑफ द पीपल है, मैंने कहा पार्लियामेंट कह दे जी कि लीगल प्रोफेशन खत्म कर दो, तो सर ऐसे वेस्टर्न कंट्री में बहुत सारे ऐसे कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री नहीं है, दे आर नॉट एज पर द इस्लामिक प्रिंसिपल। ये डेमोक्रेसी वाला जो लाइन है विल ऑफ पीपल वाली, इसमें ऐसा हुआ है कि मेजॉरिटी ने चाहा है तो ऐसा एक कानून बना है जिसका हम तस्वर भी नहीं कर सकते, उधर इम्प्लीमेंट भी हुआ है, तो ये हम 2 लाइनें लेके चल रहे होते हैं। एक चीज मैं इसमें ऐड करूं तो वहाँ जो है ना, जैसे हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स इस्लाम है, वहाँ भी कोई लॉ, उनके गाइडिंग प्रिंसिपल्स ये फंडामेंटल राइट्स हैं, वहाँ भी गाइडिंग प्रिंसिपल इस्लाम हम कहते नहीं हैं डोंट क्रॉस टॉक ना करें बच्चे, तो उनके वहाँ भी कोई लॉ जो है सर फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट नहीं बन सकता, उनको वो रेगुलेट करता है। अब देखिए ना, बाद मुल्कों में डेथ पेनल्टी कहते हैं वो ठीक है, बाद में कहते हैं नहीं थी। सर असल में इस्लाम इज आवर स्टेट रिलीजन, अगर हमने इस्लाम को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया होता देन वी कैन मेक लॉज दे आर रिपग्निंग टू इस्लामिक, लेकिन हमने एक चीज डिक्लेयर कर दी है कि हमारे स्टेट का रिलीजन होगा। लाइक अमेरिका डजंट हैव अ रिलीजन, अमेरिका के अंदर रिलीजन है लेकिन अमेरिका स्टेट इटसेल्फ का कोई रिलीजन नहीं है, पर पाकिस्तान का रिलीजन है, दैट इज इस्लाम। सरदार वजाहत नाम है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है सर। ये बड़ा कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में क्या प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है कि वो इलेक्शन की डेट दे सके? माशाल्लाह, ये हम क्वेश्चन जो है ना इसके पैसे लेते हैं और एक कोर्ट में जाकर
उन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट कर लिया ना जी बाकी इसके पेमेंट्स बनते नहीं आई डोंट वांट टू यू सी इंटरेक्शन पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज की वजह से अब ये इसकी इंटरप्रिटेशन द कोर्ट विल इंटरप्रेट इट। अब देखें ना इसके अंदर भी एक चले एकेडमिक को कोई बंदे कहते होंगे दे सकता है, कोई कहते हैं नहीं दे सकते, ठीक है। पहले उसमें सर आप क्या समझते हैं जी तो अटॉर्नी जनरल आप क्या समझते हैं ये कौन बताएंगे? नहीं वो देखें मेरे पर्सनल व्यू है कि प्रेसिडेंट का उसमें लिखा हुआ है जो उसने सेक्शन के मुताबिक डेट दी उसमें लिखा है विद कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और अब आपको ये भी नहीं पता होगा कि कंसल्टेशन विद द कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अब कमीशन का मीनिंग क्या है बताएं आप। व्हाट डू यू मीन बाय द कमीशन? हैं? कमीशन का मतलब हुकूमत और इलेक्शन। नहीं उसको बताने देना। आप उठे ना जरा खड़े हो। पढ़ा है सेक्शन आपने 57? नहीं सर मैंने पढ़ा नहीं, कंफ्यूज अब कंफ्यूज में आप कंफ्यूजन दूर करता हूँ ना, आप देखें उसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है ना dates and dates for the general election with the consultation of the election commission। अब बल्कि लिखा हुआ है with the commission। अब कमीशन की मुझे डेफिनेशन बता दें कंपनी की। देखिए ना कंसल्टेशन विद इलेक्शन। नहीं मैं आपको जो क्वेश्चन पूछा मुझे इसका पहले जवाब। कमीशन सर आप कोई भी एक जो है वो अथॉरिटी बना देते हैं इसमें देखो कमीशन इज तो कमीशन से मुराद इलेक्शन कमीशन है। कमीशन जो है ना वो इज डिफाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 218 कि इलेक्शन कमीशन क्या होगा। इलेक्शन कमीशन देखो ना एक बंदे का नाम नहीं है, वो पूरा 4 मेंबर और 5वां इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उस पूरे को मिला के कमीशन बनता है। वो उसकी जब कंसल्टेशन प्रेसिडेंट के साथ मिलके वो कहते हैं जी ठीक है आप डेट अनाउंस कर दें। सर अगर वो कमीशन अब फिर आप कहेंगे जी वो वायलेट करता है। ये देखो ना ये तो एक कमीशन को कि आप डेट दे, वो नहीं देता तो फिर सुप्रीम पावर तो उसी के पास है, प्रेसिडेंट कहेगा कि फिर मैं खुद ही देता हूं। नहीं इस मामले में जो हमारी जो इलेक्शन प्रेसिडेंट ने डेट दी है ना उसका ये राइट बनता है गवर्नर का। जब असेंबली डिसॉल्व होती है गवर्नर फेडरल डेट नहीं है सर। आपने अभी कहा कि सबसे पहले आपने कहा कि ये चूंकि फेडरल है हमारा सारा सेटअप। नहीं मैंने कहा यूनिट्स जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो गए। मैंने कब कहा है फेडरेशन के अंदर यूनिट मैंने कहा इकाइयां जहाँ पे कानून और आइन उसको पावर देता है। तो प्रेसिडेंट के अंदर आते हैं ना सर। क्या गवर्नर भी तो प्रेसिडेंट के अंदर उसकी पावर अपनी है ना। कल को आप बताएं मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ पे प्रेसिडेंट एक्शन ले सकता है गवर्नर के खिलाफ बताएं ना। आप अगर कोई सीएम कहता है कि और असेंबली कहती है कि आपका गवर्नर सही काम नहीं कर रहा तो प्रेसिडेंट एक्शन ले सकता है। अब सीएम नहीं क्या एक्शन लेगा, किस लॉ के तहत लेगा ये बताएं। असेंबली डिसॉल्व कर दी है, सीएम है ही नहीं तो गवर्नर के खिलाफ नहीं ये तो अब देखना है। मेगा पॉलिटिकल डिबेट में हम नहीं जाना चाहते, यू आर स्टूडेंट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर के खिलाफ कोई एक्शन ले सके। हाँ अगर कोई गवर्नर मिसकंडक्ट करता है या वो काम नहीं कर रहा आप फिर उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको नहीं देता तो फिर आप कोर्ट में जाते हैं कि जी ये हमें मिसकंडक्ट हो गया, हम इसको देखने इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट तो मौजूद है। ठीक है प्रेसिडेंट अगर आप मिसकंडक्ट करता है तो आप उसके अंदर फिर आप इम्पीचमेंट मैंने कहा एक बंदे को पसंद नहीं लेकिन मजबूरी है क्योंकि पता आपके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है या मेजोरिटी ऑफ द हाउस नहीं है तो आप इम्पीच भी नहीं कर सकते प्रेसिडेंट। तो फिर प्रेसिडेंट को आप किस तरह हटाएंगे, कोई तरीका नहीं। फिर आप कोर्ट के अंदर जाते हैं उसकी क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन चैलेंज करते हैं। अगर कोई गवर्नर गलत काम करे तो प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं कि गवर्नर को हटा। ठीक है अब बात देखिए ना आप किसी बंदे को अपॉइंट कर देते हैं ना तो जो जिसके एक्सरसाइज कर रहा होता है पावर लोग उसको नहीं हटा सकते, लेकिन वो कानून के ऑपरेशन के जरिए या जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वही उसको हटा सकती है। ठीक है अब आपने जज अपॉइंट कर लिया हाई कोर्ट का, आप उसको किस तरीके से नहीं हटा सकते अनलेस यू गो टू द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एंड प्रूव कि देयर इज अ मिसकंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द जज। वैसे तो आपको कोई अच्छा लगे या बुरा लगे जो आइन के अंदर चीजें अब आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सर आपने ग्रीन टाई पे बात की तो ऑन ए लाइटर नोट आप नहीं समझते कि इस पे मेजॉरिटी की राय लेनी चाहिए? इसकी ग्रीन टाई होनी चाहिए ये मैं सेक्रेटरी साहब को कहता हूँ ना ये तो अब कानून नहीं बना रहे टाई के लिए, उन्होंने को अपने एसओपी बिजनेस रूल ऑफ बिजनेस बनाया हुआ है, ये लॉज बन गया है, लॉज बना दिया आपने। चलो आप कोई सजेशन दे दें हम तो कर देते हैं। तो भी आपके बाकी भी लेक्चर हो रहे हैं जो आपको कोई मसला मसाइल हो तो हमें बता दें। ठीक है समझ नहीं आती आप जितना अपना टाइम डिवोट करेंगे
तो इसमें हम कोशिश करें कोई अपने किसी दिन कोई सेक्रेटरी साहब से बात करता हूँ आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन सर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी कानून इस्लाम और शरिया के खिलाफ नहीं होगा। तो आपके ख्याल में सर जो लिमिटेशन है, क्योंकि शरिया के अंदर कोई अगर किसी का कोई हक इन्फ्रिंज हुआ है, कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है, वी कैन कम इन द कोर्ट एनी टाइम। तो जो हमारा लिमिटेशन एक्ट है, तो आपको ये नहीं लगता कि वो खुद शरिया और कॉन्स्टिट्यूशन की वो है? आपको तो मेरी क्वेश्चन की समझ नहीं आया आपका कहना चाहता। सर सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई कानून, कोई प्रोविजन इस्लाम और शरिया के खिलाफ नहीं हो। ठीक। तो शरिया के अंदर और इस्लाम के अंदर लिमिटेशन किसी भी राइट का लिमिटेशन किसी भी राइट के लिए मुकर्रर नहीं। तो हमारे कोई एग्जांपल देना मुझे समझाने के लिए। सर सपोज कर लें मेरी जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया। किस पे? मेरी जमीन पे। ठीक है। मेरे राइट इन्फ्रिंज कर लिया, कब्जा कर दिया। तो इस्लामिक लॉ के अंदर मैं कभी भी काजी के पास जाके उसका केस दायर कर सकता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ तो सर इसकी लिमिटेशन वो देखे ना, वो तो मेरे लॉ लिमिटेशन के इसलिए बना हुआ है ना कि आप अगर कोई राइट इन्फ्रिंज होता है तो आप अगर आज आपको पता लगता है, आप 10 साल सोए रहते हैं, 10 साल के बाद क्यों जाते हैं आप? तो वो आपको फिर देखे ना, जिसने राइट इन्फ्रिंज किया है उसकी भी कुछ राइट है। अब क्या पता उसने ना राइट इन्फ्रिंज किया हो, आप 1 साल सोए रहे हैं, ठीक है, उसके बाद चले जाएं, तो फिर तो इस तरह कोई लिटिगेशन खत्म ही नहीं हुई। फिर तो आप 10 साल के बाद एक केस कर लें। लॉ ऑफ लिमिटेशन इसलिए बना है कि टू कर्ब द लिटिगेशन, कि आप इस फिर कहते हैं कि लॉ आपको जो है ना विजिलेंस, आपको आपका अगर राइट आज इन्फ्रिंज हुआ है तो आप फौरन दें, जाके एप्लीकेशन दें या रिपोर्ट करें, या उसके अंदर अगर 1 महीने का टाइम है आप 10 दिन के बाद चले जाए। लॉ ऑफ लिमिटेशन का मतलब ये तो नहीं है कि आप जितना मर्जी देखें ना, मेरा आपका है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को SOPs बनते हैं उस सिस्टम को चलाने के लिए, ठीक है। अब आप हर बंदा अब इस वक्त आ जाए लेक्चर अटेंड करने के लिए ये वाला, तो वो कर सकता है अभी? सर क्लास की हुदूद है, सर क्लास की लिमिटेशन है। नहीं, हर चीज की लिमिटेशन, नॉट ओनली क्लास, लॉ की भी लिमिटेशन है। अगर आपको डेथ पेनल्टी हो गई है तो आपको लिमिटेशन कहता है कि आप 7 दिन के अंदर अपील करें, ठीक है। सर हायरार्की दी गई है कि अगर आपका राइट इन्फ्रिंज हो गया, आप सिविल में जाएं, डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है सिस्टम, रेस जुडिकारा एक अलग प्रिंसिपल है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ, मेरी मर्जी 10 साल के बाद जाऊं या 15 साल के, राइट इन्फ्रिंज हुआ है, मेरी जमीन पे कब्जा हुआ है। अगर मैं पहले जाता हूं, जैसे आप कह रहे हैं टू कर्ब द लिटिगेशंस, तो सर हायरार्की और रेस जुडिकारा की प्रिंसिपल तो ऑलरेडी मौजूद है ना। अगर पहले वाला बंदा गया है, सपोज कर लेते हैं मेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ। अच्छा, आप कहते हैं आपका राइट इन्फ्रिंज हुआ, आपकी मर्जी आप 20 साल के बाद या 30 साल के बाद? राइट तो एग्जिस्ट करता ना सर। अच्छा, राइट तो एग्जिस्ट करता ना। और फिर कानून चेंज करना पड़ेगा, इनकी लिमिटेशन लॉ को। सर ये एट अ टाइम ना लिमिटेशन एक्ट जो है ना और इस्लामिक जो है वो इसको इकट्ठा पैरल, अभी तो वो यही कह रहे हैं ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन का, दूसरे कहते हैं हमारी मर्जी का। सर वो कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन का कानून सर शरिया के नहीं है। देखिए बात सुनिए, अगर आप फौरन नहीं किए दैट मींस आपके लिए कोई नेसेसरी नहीं था कि आप राइट किए, तो आपको इसके लिए कोई रेमेडी चाहिए। अगर आपको 10 वक्त एनी अदर मीनिंगफुल क्वेश्चन, आप बैठ प्लीज, एडवांटेज की वजह से नेसेसरी यू शुड हैव जी जी पूछा, बोले जरा आवाज नहीं आ रही। सर मेरा एक ओपिनियन बताइए ये क्वेश्चन पे, जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइजरी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान में 18 अमेंडमेंट के बाद जो प्रेसिडेंट है वो सेरेमोनियल हेड है स्टेट का, तो वो प्राइम मिनिस्टर के साथ पहले कंसल्ट करेगा, फिर इलेक्शन की डेट अनाउंस करेगा। ये नहीं लिखा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करेगा, वो है कि जो गवर्नमेंट के वो उसकी देखे, हर जब कोई लॉ बनता है उसके पीछे उसकी रीजनिंग होती है। कंसल्टेशन का मतलब ये होता है कि कंसल्टेशन का मतलब ये है कि वो बताएगा कि आप वो शोर करें, आप बैठ, आप अभी बैठ। वो कंसल्टेशन का मतलब ये है कि अब पीछे बात क्या नाम है उनके पीछे, नहीं जो पीछे बातें कर रहे हैं आप हाँ। अब देखें ना, जो कंसल्टेशन का मतलब होता है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है आप काम कराने की। अब उस काम कराने के लिए आपको फाइनेंस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, या जो भी आपके काम है वो लिस्ट बनाते हैं, ये चीज़ें चाहिए।
आप कहते हैं ये चीज़ें हमारी मुकम्मल है, ठीक है, हमने इधर लेक्चर अरेंज कराना है तो सेक्रेटरी साहब कहते हैं जी फलाने दिन फलाना बंदा अवेलेबल है, उसका लेक्चर होगा। इन्होंने बताना है ना, अब मुझे तो नहीं पता लेक्चर किस तरह अरेंज करा रहे हैं। ये इनकी जिम्मेदारी है कि इस हॉल की अवेलेबिलिटी को देखें, अपनी रिसोर्सेज को देखें, अवेलेबिलिटी ऑफ द पर्सन हु इज कमिंग फॉर द लेक्चर उनको देखें, तो उसके बाद ही अरेंज करेंगे। अब इस चीज़ के लिए मैं कभी इन पे इंटरफेयर नहीं करता। मैं आई एम ऑल्दो चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल, बट मैं क्या इनकी कंसल्टेशन से मैं यहाँ आया हूँ। इन्होंने मुझे कहा है कल आप आए या कोई आप दिन दे दें, तो अब ये जो अरेंजमेंट है ये इन्होंने करने हैं, ठीक है। इस तरह आप इलेक्शन कमीशन ने अगर जो कंसल्टेशन करनी है तो उसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन की वो उसकी मंशा क्या थी इस लॉ की, जो सब पार्टियों ने बनाया, जो मेजॉरिटी ने बनाया कि आप कंसल्टेशन करें। कंसल्टेशन का मतलब है कि आप उसके अंदर, अब प्रेसिडेंट ने कोई चीज़ अरेंज नहीं करनी, उन्होंने सिर्फ ऑर्डर देना है कि ये काम करो। जिसने करना है उसको पता है कि अंदर ग्राउंड जो है वो डिफिकल्टीज क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आपने बात छेड़ दी है। जो चंद ऐसी कंट्री हैं जिनमें इलेक्शन कमीशन जो है फुली इंडिपेंडेंट है, हमारा इलेक्शन कमीशन अभी फुली इंडिपेंडेंट नहीं है। उसकी रीजन ये है कि इसको जितने भी आपकी इसकी मशीनरी है वो बाहर से लेनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर रिटर्निंग अफसर हैं, प्रिजाइडिंग अफसर हैं, नीचे वाले जितने भी अमला होता है वो उसको कभी एजुकेशन डिपार्टमेंट से ले रहे हैं, कभी एडमिनिस्ट्रेशन से ले रहे हैं, कभी मतलब जुडिशरी से ले रहे हैं। उन्हें कि अभी तक जो इलेक्शन कमीशन है अपनी इनकी जो प्रिंटिंग जो है ना वो भी अब बाहर से कराते हैं। बैलेट पेपर को अपने को खुद उसके पास इतने वसाइल नहीं है या उसकी मशीनरी के खुद प्रिंट कर सके। जो बंदा मैनेज कर रहा होता है उससे इसलिए कंसल्टेशन है कि वो अपने आके चीजें बताएं कि मैं ये किस तरह कर रहा हूँ और ये क्या डिफिकल्टी। तो प्राइम मिनिस्टर के साथ भी कंसल्टेशन का अगर कोई मतलब हो तो ये कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक एग्जीक्यूटिव हेड होता है, वो ऑन द ग्राउंड बता सकता है कि हमारे पास फाइनेंस है नहीं है, ये चीजें हैं वो नहीं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप लोगों को इन्फॉर्म करना है कि कल 10:30 बजे तशरीफ लाएंगे। कल 2 लेक्चर हैं आपके, एक CRPC पर है, हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कैसर इमाम साहब होंगे, पहला लेक्चर उनका है, और दूसरा लेक्चर फैमिली लॉज पर है जनाब अब्दुर्रहमान बाजवा साहब का। तो आज भी जिस तरह चेयरमैन साहब ने डोर बंद किया है, कल भी इसी तरह ही होगा और अटेंडेंस मार्क नहीं होगी जो लोग लेट आएंगे। और आई होप सो आप लोग तो वेल इन टाइम आए, अंदर आ गए। बाहर काफ़ी सारे लोग आए थे जो वापस चले गए, उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं है। इसलिए टाइम का ख्याल रखिएगा। कल 10:30 बजे तशरीफ लाना है आपने। उसकी वजह यह है कि मैं और आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना एक लेक्चर देने के लिए आने वाला बंदा है, वो अपना टाइम छोड़ के आ रहा है। अब्दुर्रहमान बाजवा साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, बड़े बिजी हैं, मैंने रिक्वेस्ट की, वो अपने केसेस छोड़ कर आ रहे हैं। इसी तरह हमारे प्रेसिडेंट कैसर इमाम साहब है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, उनकी दोहरी जिम्मेदारी है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भी उसके प्रेसिडेंट होने के नाते वो भी उनकी जिम्मेदारी है और साथ अपने केसेस भी हैं। उनको भी रिक्वेस्ट की, बड़ा ग्रेशियसली उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं हाजिर हूँगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग वेल इन टाइम आएंगे, अपनी अटेंडेंस यकीनी बनाएंगे और लेक्चर से इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चेयरमैन साहब तशरीफ ले जाए।